भारत की राजधानी दिल्ली तेजी से बदलती मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आबादी लगभग 3 करोड़ से ज्यादा। शुक्रवार को शहर में हवा का प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच गया कि इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय स्वस्थ हवा के मानकों के अनुसार ये कह सकते हैं कि दिल्ली की हवा 100 गुना ज्यादा जहरीली हो चुकी है। ये हवा नहीं, अब जहरीली गैस का चैम्बर है। हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप करती है। एक विश्व स्तर के अध्ययन में यह भी सामने आ चुका है कि दिल्ली की इस हालत के कारण दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत आयु में 12 साल कम हो गए हैं। दिल्ली वालों की जिंदगी से 12 साल घट गए हैं। दम घोटती हवा दिल्ली वालों को घर में समेट चुकी है। जरूरत ना हो तो बाहर मत निकले, ऐसे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा है कि पूरी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। लोधी रोड यहाँ पर AQI 438 438, जहांगीरपुरी यहाँ का AQI 491, RK पुरम 486, IGI एयरपोर्ट 473 और एक दिन पहले तो आनंद विहार में 999 के स्तर को भी AQI ने टच कर लिया था। सरकारें एक दूसरे को कोस रही हैं। यूपी के CM पंजाब हरियाणा को कोसते नजर आते हैं, दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सवाल है, क्या सवाल है ये आज के, आइए स्ट्रेट टॉक में नजर डाल लेते हैं सवालों पर। एक सवाल ये कि दिल्ली वालों को सांस लेने का जो अधिकार है वो कैसे मिले। स्ट्रेट टॉक का सीधा और पहला प्रश्न कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको सांस लेने का अधिकार कौन देगा? क्या इसका भी मोहताज सरकारें बना देंगी? हवा को जहर बनाने में कौन कौन कसूरवार है? कोई कहता है किसानों का कसूर है, कोई कहता है कि जो बड़े बड़े पूंजीवाद है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनका कसूर है। लेकिन कसूर किसका है? नीतियां बनाने वालों का कसूर है। हवा को जहर बनाने में कौन कौन कसूरवार है, इसे भी समझेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका है, उसे आप कैसे देखते हैं, ये भी समझने की, इस पर भी बहस की कोशिश करेंगे। आपके पर्यावरण मंत्री यानी कि जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं वो अपनी लाचारी क्यों दिखा रहे हैं? क्या किसानों को कोसकर सरकारें अपनी नाकामी छिपा रही हैं हर बार की तरह? और इस बार तो AQI जो कि सबसे खतरनाक के भी ऊपर, इसका कोई मानक ही नहीं है। 999 के ऊपर का कोई मानक ही नहीं है। अगर वो भी मानक होता तो दिल्ली की जो हवा है उसके भी जो पैरामीटर्स है वो लाल निशान के ऊपर पहुंच जाते। इस कदर दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। प्रबुद्ध पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चित्रकूट से हैं गुंजन मिश्रा, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुंजन जी आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ हमारे साथ अलका कांसरा भी जुड़ चुकी हैं जो कि पर्यावरण पर काफ़ी गहरा अध्ययन भी करती रही हैं और समय समय पर उन्होंने पर्यावरण को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई हैं, बातचीत तमाम वाद विवाद में शामिल होती रही हैं। अलका मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में गुंजन जी आपसे करना चाहूँगी, जब दिल्ली को ये कहा जाता है कि गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, और ये तो अमूमन हम हर साल देखते हैं, इस बार तो ऐसा हो गया है कि लोगों को शायद समझ ही नहीं आ रहा कि कसूर किसका है। अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि पहले से पराली जलाने की घटनाओं पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। कसूर किसका दिखता है गुंजन जी? देखिए, ये जो एयर पोल्यूशन का शोर शराबा है और हवा मचा हुआ है या जो नुकसान हो रहा है, ये 2014 से शुरुआत हुआ दिल्ली में। और 2014 में 2014 शुरुआत हुआ, 2016 में इसका कुछ इम्पैक्ट दिखा कि लोग जागरूक हुए, लोगों में अवेयरनेस आई कि भाई एयर पोल्यूशन के कारण हमें जो बीमारियां हैं वो फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो अंतराल है ये बढ़ता ही रहा। पहले 2016 में 200 के आसपास था AQI, आज ये AQI आप जैसा बता रहे हैं 999 के आसपास आ चुका है, 400 को क्रॉस कर चुका है एवरेज देखा जाए तो जी। और तो बताया कि आनंद विहार के पास है, तो इसके कई रीजन है कि दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो पराली जलाने से, पहले लोग कहते थे पराली जलाने की वजह से हो रहा है।
फिर ये आया कि व्हीकुलर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, फिर ये आया कि डीजीजेड की वजह से हो रहा, फिर ये आया इंडस्ट्री की वजह से हो रहा। तो रीजन इसके तो दुनिया भर के रीजन है। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि सही मायने में इन दिनों जो अक्टूबर नवंबर में हर साल टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मेन रीजन इसका ये है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मेन रीजन है टेम्परेचर का इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन को मैनेज करें, उसके लिए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सोचने की बातें हैं। अभी तक तो हम यही बात नहीं कर पाए हैं कि सही मायने में हमारा जो भी एयर पोल्यूशन है वो किस कारण की वजह से है। अभी तक तो हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन बोल रहा है क्या के कारण हो रहा है, इंडस्ट्री के कारण हो रहा, पॉलिसी के कारण हो रहा। सही मायने में देखा जाए तो हमको ओवरऑल एक पिक्चर देखनी होगी कि भाई दिल्ली में आदमी पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, उनके हिसाब से पेड़ कितने हैं दिल्ली में, वाटर बॉडी कैसी है, यमुना पूरी मैली है दिल्ली में, तो यमुना से भी एयर पोल्यूशन होता है। क्या आप सोच रहे हैं कि यमुना अगर मैली है तो उससे एयर पोल्यूशन नहीं होता? उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, उससे भी वोलेटाइल मैटर निकलते हैं, उससे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं जी। तो और दूसरा दिल्ली, आप दिल्ली में गार्बेज का ढेर लगा हुआ है। जैसा आपने अभी हाल में बताया कि आनंद विहार के पास 999 AQI पहुंच गया, उसका मेन रीजन ये है कि आनंद विहार के पास जो कूड़े का ढेर, कूड़े का पहाड़ है, वो वहां पे बना हुआ है। तो ये सब चीजें हमको ओवरऑल एक पिक्चर देखनी पड़ेगी, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जी, यानी इंसानी जीवन का जो मौलिक अधिकार है उसमें भी हमारी सरकारें असफल होती नजर आ रही हैं। साल दर साल की कोशिशों के बावजूद जो AQI लेवल है वो इस स्तर पर पहुंच चुका है कि समझ नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ा कसूर किसका है, किसानों की पराली जलाए जाने के मामलों का, या फिर निर्माण जो हो रहे हैं उसका, या फिर जो नदियों की जो गंदगी है, प्रदूषण है। जैसा कि गुंजन जी ने कहा, हमारे साथ अलका मैम भी जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से पर्यावरण को लेकर इनका अध्ययन भी नहीं बल्कि काफ़ी इन्होंने समय समय पर वाद विवाद में हिस्सा भी लिया है, नीतियों में भी सजेशंस दी हैं। अलका मैम, आप जब इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं कि दिल्ली का AQI तो 999 के लेवल पर पहुंच गया है, और शुक्रवार को भी देखा जाए तो 500 के आसपास टच करता हुआ जगह जगह अलग अलग जो हिस्से हैं दिल्ली के, वहाँ से इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या आता है? आप तो लंबे समय से पर्यावरण की चिंताओं को सामने उठाती रही हैं, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ता हुआ, नीतियों पर कोई फर्क पड़ता हुआ? नीतियां बन भी रही हैं, आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी सामने आया है कि 2021 में जिस स्मॉग टावर का इनॉग्रेशन हुआ था वो तो बंद पड़ा है, वो तो ऑपरेशनल मोड पे भी नहीं दिखा है। अब जब हो हल्ला हो रहा है तो अलग अलग वजह बताई जा रही हैं। असफलताएं बहुत होती हैं सरकारों की और कीमत चुकानी पड़ रही है दिल्ली वालों को। ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है मेरे हिसाब से, और इसके लिए सिर्फ एक रीजन को पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि क्या रीजन है। देखिए, एक तरफ हमारी इंडस्ट्रियल कमर्शियल डेवलपमेंट है जो कि हर सिटीजन चाहता है, और दूसरी तरफ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। इसके बीच में बैलेंस करना इस स्टेज के ऊपर थोड़ा मुश्किल काम होता है, और उसके लिए एक सस्टेन्ड एफर्ट की जरूरत होती है। देखिए, ये सारे जो रीजंस आपने गिनाए हैं कि वेहिकुलर ट्रैफिक जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की पॉपुलेशन इट्स ओवर पॉपुलेटेड, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, रादर एनसीआर रीजन में मैं कहूंगी कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है उतनी गाड़ियां हैं। गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और सिटीजन्स को दोनों को साथ में आना पड़ेगा कि हम उसको कम करें। पर उस तरफ आपकी मोटर व्हीकल्स लॉबी है जो और ज्यादा बेचने के चक्कर में है, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनका एक बहुत बड़ा कार्टेल है। दूसरी तरफ हम किसानों को बोलते हैं कि पराली कम जलाइए। ठीक है, पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, पर चाहे वो हरियाणा में जले चाहे वो पंजाब में जले, अल्टीमेटली तो वेस्टर्नली विंड के साथ वो दिल्ली को अफेक्ट करेगा ही करेगा, पूरे एनसीआर को करेगा। जितना हम लोग बोलते हैं, पर वहां पे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है, तो काम उतनी फास्ट स्पीड के साथ नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। उसके लिए ये इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन है, आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उससे धूल मिट्टी उड़ती है। दिल्ली में बहुत ज्यादा डस्ट की प्रॉब्लम है, डस्ट की वजह से ही पार्टिकुलर मैटर आता है। अब आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन को रोक भी नहीं सकते,
जब कंस्ट्रक्शन होगी तो माइग्रेंट लेबर आप देखिए, जब हम दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करते हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन माइग्रेंट लेबर्स की है। माइग्रेंट लेबर जितनी आती है वो पुअर स्ट्रेटा को बिलोंग करती है, तो वो अपना खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, या जहां पे वो बाहर खाना खाने जाते हैं, छोटे छोटे फूड जॉइंट्स उनके लिए बने हुए हैं जहां पे लोग खाना खाते हैं, वहां पे क्या आप देखते हो, कोल यूज हो रहा है, कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, उपले जलाए जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली आपकी पॉल्यूशन फैलती है। ये नहीं कि सरकारें कदम ठीक उठाती हैं। अब देखिए कदम उठाए हैं उन्होंने, बदरपुर का जो पावर प्लांट है, हालांकि वो 7 से 8% सिर्फ बिजली को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर 10 दिन के लिए बंद कर दिया। कोई सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उसको परमानेंटली बंद करके या कोई और उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए कि वो 7-8% कहां से लेनी है। ये मैम, ये तो परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है, ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, यही मैं कहना चाह रही थी कि जितने हम सॉल्यूशंस लेते हैं कि जी स्कूल बंद कर दिए, मेट्रो का है, ये एक परमानेंट हम कर सकते हैं कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है, बनते बनते इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत टाइम लगेगा, पर जिन दिनों में पॉल्यूशन आती है, अब मेट्रो की किराए क्यों नहीं कम कर देते, ताकि मेजोरिटी लोग जो है वो मेट्रो से ट्रेवल कर पाए। स्कूल्स बंद हो गए, जितने लोग बाकी जा रहे हैं, अगर मेट्रो का किराया कम होगा तो इवन लेबरर्स भी उसमें बैठ पाएंगे, जा पाएंगे, थोड़ी सी पॉल्यूशन कम होने के लिए आएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही कंट्री में चेंज आएगी, पर जो हम करना चाहते हैं वो क्या होता है कि अभी सीजन है, 2-3 महीने खूब वो हल्ला मचेगा, हमारी टीवी डिबेट्स होंगी, उससे एक पर्टिकुलर मैसेज भी जाता है सरकारों को कि वो काम नहीं कर रही है, पर फिर क्या होता है, इलेक्शंस आ जाती है, पब्लिक का ध्यान भी उधर चला जाता है, पॉलिटिशियंस भी उधर चले जाते हैं, और जो एफर्ट है वो पूरे साल के लिए फिर सब भूल जाते हैं कि फिर से हमारा वही वाला सीजन आने वाला है। सितंबर का महीना आता है, जैसे ही टेम्परेचर डिप करता है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, हमें पता है कि टेम्परेचर डिप करेगा, हवा स्टिल हो जाएगी, पार्टिकुलर मैटर उड़ नहीं पाएगा, वहीं पे फॉग के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगी, पर हम कोई सोल्यूशन ही नहीं ढूंढते, पर हम टेम्परेरी सोल्यूशंस पे काम करते हैं। और दूसरा ये कि जितना वो रीजन है, हरियाणा का है, यूपी का है, पंजाब का है और दिल्ली एनसीआर का है, इन सबको मिलके काम करने की जरूरत है। एटलीस्ट वैसे पार्टीज नहीं इकट्ठी हो सकती, पर मुद्दों के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और एक पॉजिटिव वे में हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें। अब पंजाब कह रहे हैं जी हमने पहले से कम किया, हरियाणा कह रहा है कि हमारी जल रही है पर पहले से कम है, पंजाब से हमारी कम है। ये तो कोई बात नहीं, चाहे पंजाब में जले या हरियाणा में जले, पोल्यूशन तो सारी जगह ही हो रही है। अब देखिए दिल्ली वालों ने बहुत अच्छा काम किया कि इंडस्ट्री को आउटर एरिया में शिफ्ट होने के लिए बोला, उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली रूल्स फॉलो करने के लिए बोला, पर उसका नतीजा क्या हुआ, वो जो इंडस्ट्री वाले थे, बहुत कम इंडस्ट्री आउटर दिल्ली में गई, वो लोग गुड़गांव में, नोएडा में, यूपी में शिफ्ट हो गए, वहां गाजियाबाद में शिफ्ट हो गए। अब जब वो शिफ्ट हो गए, वहां पे रूल्स डिफरेंट है, वो फिर पुराने ढर्रे में चल रहे हैं। अब पोल्यूशन चाहे गाजियाबाद में फैल रही है या धुआं आपका गुरुग्राम में जाके निकल रहा है, यानी पूरे एरिया को जी आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में फिर भी नॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं इन सब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके द्वारा? जी ये नहीं मैं कह रही, ये सभी की वीकनेस है। अब जैसे आप बता रही हैं कि वो जो उन्होंने टावर लगाया वो चल ही नहीं रहा, वो उसी सरकार की नाकामयाबी है। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर सेंटर और सारी सरकारें मिलके इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहे तो कोई रीजन नहीं है कि हमारा कंट्री इसके साथ ना फाइट कर पाए, पर हम लोग इकट्ठे नहीं होना चाहते, इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। हम हर सरकार, यूपी वाले दिल्ली को बोलेंगे, दिल्ली वाले सेंटर को बोलेंगे कि जी पैसे नहीं देते हैं। अरे भैया पैसे तो और भी आपके साथ, आपके पास, आप अगर करना चाहो तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिसाइज क्यों ना करें? शायद पॉलिटिसाइज करने से ही रास्ता निकल आए। अगर हम यूं ही कोसते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है और कमोबेश हरियाणा में भी बीजेपी जेजेपी की सरकार है, अगर पार्टियों की सरकार, एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद अगर मुद्दों पर साथ आने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, फिर क्या जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है? गुंजन जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो बातों बातों में अलका जी ने उठाई है कि जैसे ही ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो गाजियाबाद शिफ्ट हो जाती हैं, दिल्ली के बाहर शिफ्ट हो जाती हैं, गुरुग्राम में शिफ्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो नियम है उनको हल्के में लेना शुरू कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ से, क्योंकि उतनी सख्ताई नहीं है, कड़ाई नहीं है। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार सबसे बड़ी कसूरवार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी कसूरवार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कसूरवार, या फिर हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार, या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार? किस सरकार का सबसे बड़ा रोल देखते हैं आप? गुंजन देखिए अब तक मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं या रोल की बात करूं
तो रोल तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी का रोल है इसमें। और मैं कहूं कि इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन ज्यादा होता तो फिर वो परसेंटेज पे आ जाइए कि भाई व्हीकुलर से 50% व्हीकुलर से हो रहा है, 30% पराली से हो रहा, 20% इंडस्ट्री से हो रहा। तो ये तो सब आंकड़ेबाजी वाली बात है। हाँ। बात ये है कि कैसे इसको सुलझाना है, कैसे इस समस्या का हल करना है। क्योंकि आजकल लगभग 30 साल होने जा रहे हैं, 30 साल से ये समस्या ऐसी पड़ी हुई है, लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके लिए मेरा तो मानना यही होगा कि जिस तरह से भारत सरकार ने पानी की कमी को देखते हुए अमृत सरोवर के लिए अभियान चलाया, अमृत तालाब बनवाया, अमृत सरोवर बनवाया, उसी तरह से एयर पोल्यूशन के लिए इस तरह का तो होना चाहिए कि भाई इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, जो और इसका हल कहीं ना कहीं निकल जाएगा है। और ये कारण कि भाई अब आप माला को दोष देंगे और देखा जाए तो सही तो नहीं, का जो एयर पोल्यूशन से जो अफेक्टेड सिटीज है वो यूपी में है, हरियाणा में भिवाड़ी सबसे ज्यादा आपका एयर पोल्यूशन से पॉल्यूटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको एरिया ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लेना होगा, अप्रोच के साथ करना होगा, तभी हम आप इसका हल निकाल पाएंगे। जो हाल दिल्ली की हवा का है और इस पर खुद जो भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर हैं एरिक गारसेटी, उन्होंने चिंता जताई है, कहा कि उन्हें उनके बचपन की याद आ गई कि बचपन में लॉस एंजल्स की ऐसी ही हालत होती थी जो अब दिल्ली में हालत वो देख पा रहे हैं। हमारे साथ गुंजन मिश्रा भी जुड़े हुए हैं चित्रकूट से और अलका मैम भी जुड़ी हुई हैं। अलका मैम, कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण की ही बात अगर हम ना करें, अगर हम बात करें पूरे उत्तर भारत की कि पूरे उत्तर भारत में ही कई ऐसे, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर इलाका है वहाँ तो कई बार हमने देखा कि सबसे वर्स्ट पुअर क्वालिटी एयर की सामने आ चुकी है। इसके बावजूद सीएम योगी जो हैं वो पंजाब और हरियाणा को कोसते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस इमरजेंसी सिचुएशन को निपटने की कोशिश की जानी चाहिए सरकारों की तरफ से, कोई आपात बैठक बुलाई जानी चाहिए, ऐसा कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिलता। अलका मैम, क्या अभी भी हल्के में ले रही हैं सभी सरकारें? जी, मैं यही कहूंगी कि इसको बहुत सीरियसली लिया ही नहीं जाता। ये टेम्परेरी मेजर्स लेके उस टाइम को 2-3 महीने को निकाल दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं कि ये हुआ था। ये सस्टेनेबल एक एफर्ट होनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर, अब अगर फरवरी के बाद पॉल्यूशन खत्म हो जाती है दिल्ली में, थोड़ा मौसम ठीक होता है, उस टाइम पे हमारी सरकारें 6 महीने के लिए क्यों नहीं काम करती कि अगली बारी जब अक्टूबर का महीना आएगा यही प्रॉब्लम आएगी तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। इसके लिए कोई सस्टेनेबल एफर्ट नहीं करता है, उसी टाइम के ऊपर ही टेम्परेरी मेजर्स लेने के लिए आते हैं। और वैसे ही पब्लिक का है कि हम लोग भी हल्ला नहीं मचाते। अगर हम लोग पूरा साल शोर मचाए एनवायरमेंटलिस्ट के अलावा, आम पब्लिक बोले कि सरकार क्या कर रही है इस चीज को ठीक करने के लिए, तो शायद सरकारें भी जाग जाए, उसमें काम करना शुरू कर देंगी। अब आप देखिए कि दिल्ली में एक कमेटी बनी है पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, जिसको CAQM बोला जाता है, दिस इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। राइट। ये जो कमीशन बनी है, इसको जो हेड कर रहे हैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो सारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो एनवायरमेंट को देखते हैं या उसको इफेक्टिव उसका इम्प्लीमेंटेशन देखनी है या जो ब्यूरोक्रेसी डिसीजंस लेती है, उन सबको मॉनिटर करना है। पर इसमें कोई भी उन्होंने पॉलिटिशियन नहीं डाला जो कि अकाउंटेबल है। आज की डेट में अगर उसमें कोई पॉलिटिशियन होता तो शायद जनता उसके पास जाके धरना दे देती कि जी आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। अब रिटायर्ड आदमी है, उनको आराम से घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, काम करने की क्या जरूरत है, वो इतनी ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। इसमें पॉलिटिशियंस अगर बाकी जगह खड़े हुए हैं तो यहाँ पे अकाउंटेबल करें ना उस पॉलिटिशियन को। फिर अगर पूरे साल अकाउंटेबिलिटी लेगी, जनता पूछेगी, तो काम भी होगा अपने आप ही। कोई अथॉरिटेटिव फिगर, एक ये ब्यूरोक्रेटिक का बॉडी बना देते हैं, कह देते हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, पर इन इफेक्ट कागजों के ऊपर काम होता है, एक्चुअल में काम नहीं हो पाता। तो फिर घूम फिर के बात वहीं सरकारों पर आ जाती है कि कागजों में अगर कोई समिति काम कर रही है तो सरकारों की वॉच क्यों नहीं, निगरानी क्यों नहीं है ऐसी समितियों की कार्यशैली पर। गुंजन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि मैं एक जगह पढ़ रही थी कि वेदांता पर, जो कि देश की जानी मानी माइनिंग और ऑयल कंपनी है, उस पर इस तरह के आरोप लगे। OCCRP का एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ कि मोदी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ किया वेदांता को बेनिफिट देने के लिए, उन इलाकों में माइनिंग की इजाज़त
इजाज़त दी गई, जो कि पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील जगह हैं, इलाके हैं। इसके बावजूद ऐसे नॉर्म्स जो है मेंड किए गए, बदले गए सिर्फ और सिर्फ किसी पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए। जिस देश की केंद्र सरकार इस तरह की भूमिका निभा रही हो, इस तरह के आरोप उस पर लगे हो, संगीन आरोप पर्यावरण मंत्रालय पर, उस देश की जनता किससे उम्मीद लगाए? गुंजन जी, देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, ये हमको बाकायदा खुद देखने को मिलता है कि जैसे आप रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रो पावर को लेकर देख लीजिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, वेदांता के आपने वाला एग्जांपल दिया। ये ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अब जैसे अभी हाल ही में फॉरेस्ट एक्ट को देख लीजिए, उसको अमेंडमेंट किया गया है। ऐसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंडमेंट किया गया है। तो इस तरह की कई भी चीजें हैं तो जहां पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ढिलाई हो जाती है, या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के चक्कर में या डेवलपमेंट के चक्कर में उनको लूज करना पड़ता है, या थोड़ा सा उनको कमजोर करना पड़ता है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि इससे होता ही होता है। और ये तो क्लियर सी बात है कि आप एलईडी बल्ब लगा के या प्रमोट करके क्लाइमेट चेंज को आप मिटिगेट कर पाएंगे। आप क्लाइमेट मिटिगेट तभी कर पाएंगे या मिटिगेट तभी कर पाएंगे जबकि आप प्रॉपर सॉल्यूशन क्या करेंगे। और प्रॉपर सॉल्यूशन पे आज आप देख लीजिए, दिल्ली में जितनी पॉपुलेशन है, क्या उस हिसाब से पेड़ है? एक आदमी को मिनिमम एवरेज 10,000 लीटर, लगभग 750 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती थी। अब आप देख लीजिए, दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से या फॉरेस्ट कवर के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो इंडिया के हिसाब से आपको पता चलता है पर पर्सन 28 पेड़ है जी। ये बिल्कुल काट रहा है, ज्यादा है। अगर यूएन के हिसाब से देखा जाए तो 10 ट्रीज पर पर्सन होना चाहिए, लेकिन अपने पास इंडिया में 28 है। लेकिन वही कनाडा का आंकड़ा देख लीजिए, जहां की हवा सबसे ज्यादा स्वच्छ है, तो वहां कनाडा का आंकड़ा जो है वहां पर 9,000 पर पर्सन ट्री है। 9,000 ट्री पर पर्सन, 9,000 ट्री पर पर्सन कनाडा में है। इसी तरह यूएस में देख लीजिए 10,000 का है, रसिया में देख लीजिए आप 4,000-5,000 के आसपास का है। तो इंडिया का फिगर उठा के देख लीजिए 28 जी। तो ये सब चीजें अब दिल्ली में क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में तो एक पेड़ भी नहीं आदमी के पास, और दिल्ली के अंदर 3 ट्री पर पर्सन है जी। तो कहां की समस्या कौन करेंगे? ये सब चीजें, ये तो कहने वाली बातें हैं। गाजियाबाद लीजिए, देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, कहां पे है। और इसके लिए हमको करना क्या होगा? बात है प्रकृति के दिखा जाता है तो उस बात की बातें हमको प्राकृतिक नियम को ही फॉलो करना पड़ेगी। आप कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करेंगे जी, तो कोई हल नहीं निकलने वाला। निकलेगा हल आपका प्राकृतिक माध्यम से ही निकलेगा, प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही आपका निकलेगा। अगर आप बात कर रहे हैं तो जी, राजनीतिक ही जो है इसका समाधान हो सकता है। अलका मैम, घूम फिर के कई बार हम जो है जनता को ही कसूरवार भी ठहराने लगते हैं कि उनकी जो लिविंग स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, उनको अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं कि हमें 2 एसी की जगह 1 एसी चलाना चाहिए, या फिर कारों की जो संख्या है वो कम कर देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीति निर्धारक है, जो नीतियाँ बनाते, अगर सरकार कोई कठोर कानून लाए तो जनता को तो मजबूरी में इसका पालन करना पड़ता है। अभी किसानों को पराली जलाने के लिए तो कितना भारी भरकम जो है जुर्माना भरना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या हम जो पर्यावरण को नुकसान है वो कम पहुंचा रहे हैं? ये तो हर साल जो नुकसान है वो और ज़्यादा सीवियर से लेके अब डेंजरस और हैजार्डस, पता नहीं कितने अलग अलग नाम है, उस लेवल को पहुंचता जा रहा है। जनता को कसूरवार ठहराना कितना उचित होगा? जी, ये सभी की एक मॉरल जिम्मेवारी है।
अगर सरकारें जिम्मेवारी लेंगी तो पब्लिक को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम कारपूल करेंगे, हम इतनी कारें नहीं रखेंगे। अगर इतनी कारें नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कितनी भी वो प्रमोशन करते जाए अपनी गाड़ियों की, सेल्स की कंपनीज वाले, वो अपने आप थोड़ी सी उनकी बिक्री कम हो जाएगी। जैसे कम होगी फिर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट भी करेंगे और लोग उसको ज्यादा भी खरीद सकते हैं। पर पब्लिक भी तो नहीं चाहती ना, हम भी अपना आराम नहीं छोड़ना चाहते कहीं पर भी, हम अपनी कंफर्ट देखते हैं और सरकार को कोसते हैं। दूसरी तरफ सरकारें ये, अब जैसे दिल्ली से उन्होंने बोला कि जी आउटर दिल्ली में शिफ्ट कर दीजिए, वो गाजियाबाद में शिफ्ट हो गए। अब दिल्ली की सरकार ने ये क्यों नहीं देखा, क्योंकि अगर वो गाजियाबाद में शिफ्ट हो रहे हैं और दिल्ली से, उन्होंने कहा चलो हमारी बला से हमारी प्रॉब्लम तो खत्म हुई ना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन तो फिर वो दिल्ली में आ रही है, चाहे वो गाजियाबाद में चले गए हैं। और उधर से जो आउटर दिल्ली है वहां पे भी कॉमन एक रूल होना चाहिए। वो सब सरकारें जब तक इकट्ठी नहीं बैठेंगी, सभी स्टेट्स, अब स्टेट्स का भी आपसी मुद्दा होता है। आपने जैसे बताया कि दिल्ली में भी बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी जेजेपी है, पर वहां पे भी वन अपमेनशिप है, वन अपमेनशिप आ जाती है, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा को लीजिए, वहां पे भी वन अपमेनशिप है। अब अगर हरियाणा ने अपनी कम की है तो पंजाब भी तो उसी लेवल पे कम कर सकता था, पर वो नहीं करना चाहते उसी लेवल के ऊपर कम। किसानों को हम कुछ बोल नहीं सकते, पर मदद करके हर सरकार उनसे काम तो करवा सकती है। पर किसानों से वायदे किए जाते हैं कि उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली, लेकिन उनको नहीं किया जाता। उनके पास समाधान कहा जाता है, कागजों में दिया जाएगा, वो करते नहीं है ना। वो भूल जाते हैं कि हमने कमिट किया था, हमने उसको करना है जी। वो कमिट करके फिर भूल जाते हैं, फिर किसान भी क्या करे। बिल्कुल, कि किसान को की तो रोजी रोटी, जो उसकी इनकम है, उसको तो एमएसपी भी, जो एक मूल कीमत मिलनी चाहिए, एक निर्धारित कीमत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। किसान तो इतना मजबूर हो रहा है महंगाई से। एक ब्रेक लेते हैं जी। कमर्शियल रीजन से चेंज हुई, सारी धान की खेती शुरू हो गई, पराली ज्यादा हो गई। बिल्कुल, कुछ साल पहले ये प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, क्योंकि सब जगह आप सिर्फ धान उगता है तो पराली भी उतनी ज्यादा होगी, पराली को फिर जलाएंगे वो लोग। तो अब उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेट्स को उसको फाइनेंस करना चाहिए। हालांकि बहुत रिसर्च हो रही है और नए नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं जिसमें लोग इसको पराली को बेच के फायदा भी ले रहे हैं। हाँ। पर उसको ज्यादा पॉपुलराइज करने की जरूरत है। लेकिन उस सर्कल को, चेन को जो है बिल्ड करने में सरकारों की कितनी जो है असफलताएं भी दिखती हैं। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े बड़े जो शहर है, मुंबई भी, वहाँ जहाँ कहा जाता है कि समुद्र की वजह से साफ हवा, वहाँ पर क्यों पॉल्यूशन में 40% का इजाफा हो गया है। सब हैरत जताते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में हवा को कैसे रोका जा सकता है, संयुक्त रूप से ही कोशिश करनी होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुंजन मिश्रा और अलका कांसरा, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गुंजन जी, जब मुंबई में पॉल्यूशन की बात आती है चौंकाती है, कोलकाता में पॉल्यूशन की बात आती है चौंकाती है, तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स होती है पॉल्यूशन की, सभी सरकारों की मिलीजुली जब तक कोशिशें नहीं होंगी, हम भारत को इस प्रदूषण के, इस बदलते पर्यावरण के खतरे से कैसे बाहर निकालेंगे। हमने देखा कि कब किसी राज्य को सूखे का सामना करना पड़ा, किसी राज्य में जो बाढ़ है उसकी आफत, आपने हिमाचल प्रदेश में देखा, सड़कें चौड़ी हो गई, लेकिन ऐसी तबाही आई कि जो सड़क पहले थी वो भी नदारद हो गई। ये किस तरह का विकास है, किस तरह से बढ़ रहे हैं हम आगे? क्या जनता को ही अब आगे एक आंदोलन के रूप में आना पड़ेगा? गुंजन जी, देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि कहीं ना कहीं इनिशिएटिव तो लेना पड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ले या जनता ले। और गवर्नमेंट का जहां तक बात है तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली का एक एग्जांपल है। डीएजी की रिपोर्ट कहती है 2017 में एयर पोल्यूशन के लिए जो रिपोर्ट डीएजी के द्वारा तैयार की गई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2014 से 2017 के बीच में कम से कम 12 मीटिंग होती है पॉल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन के पॉल्यूशन को लेकर। लेकिन हुआ 2014 से 2017 आ गया और मात्र एक मीटिंग हुई जो कमेटी बनी हुई थी एयर पोल्यूशन मिटिगेशन के लिए, एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए, है ना। इसी तरह से क्या किए इंडिया में आप लेजिस्लेटर नहीं है। 1981 एयर पोल्यूशन एक्ट आता था, वो लागू कर दिया गया था। तो कहने का मतलब अपने पास लेजिस्लेचर है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, फाइनेंशियल, ऐसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है करेज की, बात है रिस्पांसिबिलिटी की। उसको पहुंचे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पानी की कमी हो,
एयर पॉल्यूशन होगा, कहीं धुंध होगा, कहीं कुछ होगा। तो ये समस्याएं आती ही रहेंगी जब तक कि हम पंच महाभूत को एक इंटीग्रेटेड रूप में अगर उत्तर हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अगर आप कहेंगे वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जी जुड़ा हुआ है, वाटर पॉल्यूशन भी जुड़ा हुआ है। तो हमको पंच महाभूत को लेकर इकट्ठा चलना होगा। हम टुकड़े टुकड़े नहीं काम कर सकते। टुकड़े टुकड़े ऐसे कि आप कहेंगे हम सिर्फ कल से आप कहेंगे हम पानी ठीक कर लें, कल को आप कहेंगे मिट्टी ठीक कर लें, कल को आप कहेंगे जंगल ठीक कर लें, तो उसके बाद आप कहेंगे कि हम आकाश ठीक कर लें। तो हमको ये टुकड़े टुकड़े काम करके हमको एक इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड एक सॉल्यूशन पड़ेगा। तभी हम हवा, जल, जमीन इनको स्वच्छ रख पाएंगे और देश की जनता को स्वच्छ रख पाएंगे। और हम तभी कुटुंबकम के फार्मूले को फॉलो कर पाएंगे। जी, ये सारी नीतियां, ये सारे विचार जो है ये पहले से ही मौजूद है, लेकिन इन नीतियों और इन विचारों पर अमल करने वालों की ही जो कमी दिखती है। अलका मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ऐसा कोई प्रदेश सरकार नहीं जिसका पर्यावरण मंत्रालय ना हो। केंद्र सरकार में भी पर्यावरण मंत्रालय है। अगर कोशिश की जाए तो सभी पर्यावरण मंत्रालय मिलकर सालाना एक बैठक तो कर ही सकते हैं। जब बात की जाती है कि हमारे यहाँ भारत में जो विकास हो रहा है वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक ऐसे विकास का सपना दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर ऐसा पर्यावरण होगा जो ग्लोबल चुनौतियां हैं उसके बावजूद विकास भी होगा और पर्यावरण का संरक्षण करने में भी हम लगातार आगे हैं। लेकिन ऐसी जब हवा की क्वालिटी सामने आ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये सब क्या सिर्फ बोल वचन ही है या फिर वाकई में धरातल पर भी कुछ हो रहा है, सरकारें कुछ कर रही हैं। नहीं, देखिए धरातल पे भी हो रहा है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी बहुत जोरों से हो रही है और पर्यावरण का ख्याल भी रखा जा रहा है। डेवलपमेंट हो रही है। अब जो नेशनल हाईवे जो जिस कीमत पे बनाए जा रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है, वो किस तरह से नियम तोड़ रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय समितियों के सुझाव को अनदेखा कर रहे हैं। ये तो बार बार सामने आ चुका है। उत्तराखंड का नमूना है हमारे सामने, हिमाचल प्रदेश का है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। डेवलपमेंट जब होती है, पर्यावरण वाले जो हैं कई बार वो अलग एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। वो कहते हैं ये हमने बोल दिया तो बोल दिया, उसके वाइडर पर्सपेक्टिव पे उन्होंने नहीं जाना है कि कितना नुकसान होगा, उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। उसी तरह सरकारें हैं, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं, डेवलपमेंट करना चाहती हैं, फिर वो पर्यावरण वालों को, क्योंकि उनके पास पावर होती है, चाहे कोई भी स्टेट हो, वो उनको दरकिनार कर देते हैं, ठीक है ना, नीतियां चेंज कर देते हैं। पर अगर एक ही मीटिंग में बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ के फिर ये डिसीजंस लिए जाएं, जब डेवलपमेंट की बात होती है, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है, उसी टाइम पे पर्यावरण वालों को साथ बिठाया जाए, साथ बिठा के फिर उसके ऊपर चर्चा की जाए, तो उसका एक बेटर हल निकल आएगा। इसी तरह से एक सेंट्रलाइज्ड हमारी एक सिस्टम होना चाहिए कि सभी, जैसे आपने बोला कि साल में एक बैठक तो कर सकते हैं, अब उसी से सस्टेनेबिलिटी आएगी। अब देखिए, मैं पढ़ रही थी कि दिल्ली वालों ने बोला है कि 10 तारीख से वैक्यूम क्लीनिंग सड़कों की शुरू हो जाएगी। भाई आपके पास तरीका है कि वैक्यूम क्लीनिंग से डस्ट नहीं उड़ेगी, डस्ट से पार्टिकुलर मैटर, पर वो तो टेम्पररी, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पररी सॉल्यूशंस। अलका मैम, अगेन दोज आर द टेम्पररी सॉल्यूशंस। बिल्कुल, ये 10 दिन के लिए इंप्लीमेंट करना है। अब भाई अगर आपके पास ये प्रोविजन है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिन दिनों पॉल्यूशन नहीं भी है तो भी सड़कों की आपकी वैक्यूम क्लीनिंग ही हो, एक सिस्टम आपका डेवलप हो जाए कि हमेशा वैक्यूम क्लीनिंग होनी है। तो उससे जब ये वाला मौसम आएगा तो डस्ट पार्टिकुलेट कुछ तो कम होगा ना उससे। तो इस तरह से हमारी सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड एफर्ट की जरूरत है। हम ना तो इंटीग्रेटेड रहते हैं और ना ही हम सस्टेनेबल रहते हैं। सोल्यूशन तो हमारी कंट्री में है, इंटेंशन भी है जी, खाली प्राइम मिनिस्टर के बोल देने से नीचे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वो एक जरूरी है कि हम सारे मिलके उसको इम्प्लीमेंट करवाएं और सारी सरकारें मिलके इम्प्लीमेंट करें जी। और ये नहीं कि 4 दिन पॉल्यूशन हो गई तो हम कर लें, पूरा साल इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तभी तब आपका इफेक्टिव होगा। माइग्रेटरी लेबर है, अब उन्होंने, दिल्ली सरकार ने बोला है कि 10 दिन के लिए उनको फ्री में बिजली दी जाएगी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। नहीं तो वो क्या करते हैं, वो डीजल के जनरेटर चलाते हैं। अब आपको पता है डीजल के जनरेटर चल रहे हैं
तो आप क्यों नहीं उसका कोई सोल्यूशन ढूंढते कि उनको कहीं बसाया जाए और उनको एक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी दी जाए? जी 10 दिन के लिए दे देंगे, फिर डीजल के वो गुंजन जी जनरेटर हो जाएंगे। एक सवाल जाते जाते मैं गुंजन जी से भी समझ लेना चाहूंगी। गुंजन जी, जब निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है तो जो बेचारा मजदूर है, जो पता नहीं कौन से प्रदेश के किस गांव से निकल कर आकर दिल्ली में मजदूरी करने के लिए आया है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने आया है, अपने परिवार का भरण पोषण करने आया है, सीधा सीधा इनकी भी तो रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है। यही नाकामियां जो हैं ये बताती हैं कि सरकारों ने साल भर जो नाकामी की उसकी वजह से अब एक गरीब इंसान के पास 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल, उसके संकट सामने खड़ा हो गया है। गुंजन जी, जाते जाते एक लाइन में कमेंट समझना चाहूंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज तक कोई भी प्रोजेक्ट जो आया है, मैं एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रोजेक्ट आया हो गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट पार्टनर की तरफ से, उसका बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ ही नहीं आज तक की। और अगर हुआ भी है तो वो सिर्फ एक ऑन पेपर हुआ है और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हुआ है। सही मायने में देखा जाए तो बिल्कुल जो प्रॉपर एक बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस होता है उसका किसी भी प्रोजेक्ट का वो होना चाहिए। और सिमिलरली ये तो प्रूवन है, ये तो स्टडी है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन से कितने मिलियन डॉलर का पर ईयर नुकसान होता है। जी ये तो बिल्कुल है ना। तो ये जो बेचारा गरीब आदमी है वो तो पिसी रहा है। कोई भी रीजन हो, कोई भी इंसिडेंट हो, गरीब आदमी उसमें पिसता है, बड़ा आदमी नहीं पिसता है। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कितना नुकसान, गरीब का कितना नुकसान, सरकारों का कितना नुकसान, इसके बाद भी सरकारें किसी अलग ही मुद्दे पर जो है चुनाव में जाना चाहती हैं। शायद जो इंसान की जो जानी कीमत है वो कीमत दिन पर दिन कम होती जा रही है। जनता को अपनी कीमत समझनी होगी और ये समझना होगा कि उनका जो अधिकार है वो सरकारों को देने पर मजबूर होना पड़े, ऐसी राजनीति के प्रति जो है जागरूकता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। फीडबैक अवश्य भेजें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।